नमस्कार साथियों। आज का प्रश्न है हिंदी नाटक के तत्वों और उनके विशेषताओं के बारे में वर्णन करें। तो चलिए बिना देर किए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यह क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, जो एग्जाम में पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो इस वीडियो को आप बिल्कुल मिस मत करना दोस्तों। क्वेश्चन है हिंदी नाटक का तत्वों अथवा विशेषताएं प्रस्तुत करें। आपको पूछा गया है कि हिंदी नाटक के कितने तत्व होते हैं और फिर इनके विशेषताएं क्या है, इसके बारे में आपको बताना है। पहले हम लोग जानेंगे कि हिंदी नाटक का तत्व कितने होते हैं, उसके बाद हम लोग इनके विशेषताओं के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले आपको परिचय देना है। जैसे कि मैंने आपको बताया भी था पिछले वीडियो में कि ये जो प्रश्न है काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और एग्जाम में पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो इस प्रश्न को जो है बिल्कुल मिस मत करना, पूरे अंत तक जो है इस वीडियो को देखना, क्योंकि अगर एग्जाम में पूछा जाता है इस प्रश्न को तो आपका प्रश्न ना छूटे, ये बात आपको ध्यान रखनी ही है। सबसे पहले आपको परिचय देना है। कथानक नाटक की मुख्य कहानी होती है जिसे मंच पर अभिनय के जरिए दिखाया जाता है। कथानक का मतलब होता है कोई भी कहानी, कथा कहना मतलब है कोई भी कहानी कहना। तो जब आपके दादा या दादी जी आपको कोई कथा कहता है वही कहानी होता है, और जब कहानी को लिखा जाता है लेखकों द्वारा तो एक नाटक के रूप में उसे मंच पर प्रस्तुत किया जाता है। तो बेसिकली जो कथानक होता है या कहानी होता है वही नाटक ही कहा जाता है, लेकिन चूंकि इसे मंच पर खेलने के लिए लेखक एक कहानी को नाटक के रूप में प्रस्तुत करता है, इसीलिए इसे नाटक कहा जाता है। इसमें घटनाओं की एक श्रृंखला होती है जो पात्रों के माध्यम से दिखाया जाता है। जब भी मंच पर कोई भी नाटक दिखाया जाता है तो अलग अलग घटनाओं को दिखाया जाता है, अलग अलग समस्याओं को दिखाया जाता है कि एक नायक और नायिका का क्या समस्या है समाज में, उन समस्याओं के बारे में दिखाया जाता है। इसमें केवल समाज के समस्याओं को ही नहीं दिखाया जाता है बल्कि समाधान का भी तरीका बताया जाता है। जो भी नाटक मंच पर खेला जाता है उसमें केवल समस्याओं को नहीं दिखाया जाता है कि समाज में क्या समस्याएं हैं, बल्कि यह भी बताया जाता है कि इन समस्याओं को हम कैसे दूर कर सकते हैं, इन समस्या का समाधान कैसे हो सकता है। और दोस्तों, जब भारत आज़ाद नहीं हुआ था उस समय नाटककार जो थे भारतेंदु जी थे, जयशंकर प्रसाद जी थे। तो इन्होंने जो नाटक लिखा था उस नाटक के माध्यम से भारतीय लोगों के अंदर राष्ट्रीय चेतना को फैलाया था। और यहाँ पर यह भी दिखाया जाता था मंचों पर कि हम कैसे एकजुट हो सकते हैं और हम जो है अपनी स्वतंत्रता के लिए कैसे लड़ सकते हैं। इस प्रकार से कोई भी नाटक का उद्देश्य केवल मनोरंजन करना नहीं होता है बल्कि समाज में अच्छे संदेश को भी पहुंचाना होता है। एक अच्छा कथानक जो है दर्शकों को बंधे रखता है और नाटक के संदेश और भावनाओं से जोड़ता है। इस प्रकार से जो एक अच्छा नाटक है, एक अच्छा कहानी है, वो दर्शकों को बंधे रखता है। और जब नाटक अच्छा होगा तो उसमें अच्छे संदेश पहुंचाए जाएंगे समाज में, और जब अच्छे संदेश पहुंचाया जाएगा समाज में तो इससे जो है नैतिकता स्थापित होगी समाज में। इस प्रकार से नाटक के माध्यम से कोई अच्छा संदेश समाज में पहुंचाया जाता है, और जो संदेश पहुंचाया जाता है उसमें भावनाएं होती है, इमोशन भी जुड़ा होता है, इसीलिए लोग ज़्यादा जुड़ पाते हैं नाटक से। नेक्स्ट हेडिंग बनाना हिंदी नाटक का तत्व। आपको प्रश्न में पूछा गया हिंदी नाटक के तत्व के बारे में, इसीलिए हम लोगों ने हेडिंग बनाया हुआ है हिंदी नाटक का तत्व। यह जो टॉपिक है दोस्तों बेहद जरूरी है आपके लिए समझना, क्योंकि आप अगर समझ गए कि हिंदी नाटक के कितने तत्व होते हैं उससे आपका पूरा आंसर तैयार हो जाएगा, है ना। तो इसको बिल्कुल ध्यान से आपको समझना है। हिंदी नाटक की तत्व की जब भी बात आती है तो भारतीय नाट्य परंपरा में हिंदी नाटक के 4 प्रमुख तत्व माने गए हैं। हालांकि दोस्तों संस्कृत के जो विद्वान थे, संस्कृत के जो प्रसिद्ध लेखक थे, उन्होंने जो है हिंदी नाटक के 3 तत्व बताए थे। एक था वस्तु, दूसरा था नेता और तीसरा था रस। तो ये 3 तत्व बताए थे, लेकिन फिर जो है हिंदी के विद्वानों ने हिंदी नाटक के 4 तत्व बताए, जैसे कि वस्तु हो गया जिसे प्लॉट कहा जाता है इंग्लिश में, नेता हो गया जिसे कैरेक्टर हम इंग्लिश में कह सकते हैं, रस, तीसरा रस होता है, रस का मतलब है सेंटिमेंट करना किसी को, और चौथा होता है अभिनय मतलब एक्टिंग। अब हम इसको समझते हैं बारी बारी से। दोस्तों जब भी वस्तु की बात आती है, वस्तु का मतलब होता है प्लॉट। कोई भी कहानी होती है ना तो उसमें कथा होता है, या तो पहले से कथा हो जो प्रचलित नहीं है, या कोई प्रचलित जो है कथा होती है जो आगे चलकर कहानी बनते हैं और उसी का नाटक खेला जाता है मंचों पर। तो इस प्रकार से वस्तु का मतलब होता है प्लॉट, प्लॉट का मतलब है कथानक या कथा वस्तु। जो भी कथा होती है, जो भी कहानी होती है उसे वस्तु कहा जाता है हिंदी नाट्य परंपरा के दृष्टि से। दूसरा होता है नेता। नेता का मतलब यहाँ पर ये नहीं है जो आप नेता भी देख रहे हो। नेता का यहाँ मतलब होता है कैरेक्टर। कैरेक्टर का मतलब होता है चरित्र या पात्र।
तो जब भी चरित्र या पात्र की बात की जाएगी इसका मतलब है नेता। तीसरा जो होता है रस होता है। रस का मतलब है सेंटिमेंट होना। जब भी आप कोई भी मूवी देखते हो तो कोई ऐसा मोमेंट आता है देखने के बाद आप काफी इमोशनल हो जाते हो। इमोशनल होने के बाद यानी जब भाव का बहुत ज्यादा हो जाते हो तो आपके आंखों से आंसू गिरने लगते हैं, तो उसे जो है क्या कहा जाता है, रस कहा जाता है। यानी एक अलग प्रकार की अनुभूति आपको आती है मूवी देखने के बाद, और जब आपको एक अलग प्रकार की अनुभूति आती है तो जो है आपका वहां पर रस प्राप्त होता है, और वही रस को अनुभूति कहा जाता है। तो इस प्रकार से रस योजना हो गया। और फिर अभिनय होता है चौथा। अभिनय आप सभी को पता ही होगा, एक्टिंग करना। जब कोई भी जो है नायक या नायिका एक्टिंग करता है तो उसे अभिनय कहा जाता है, अभिनय कला कहा जाता है। तो ये जो है भारतीय नाट्य परंपरा की दृष्टि से 4 तत्व माने गए हैं। आप अगर कहीं भी सर्च करोगे गूगल पे या कहीं और तो आपको 3 तत्व बताए जाएंगे, लेकिन आप अगर डिटेल्स में पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि हिंदी नाट्य परंपरा के 4 तत्व माने गए हैं। और ये जो है यूपीएससी एस्पिरेंट को पढ़ना होता है डिटेल्स में, हम लोगों ने पढ़ा है इसलिए आपको बता पा रहा हूँ, वरना मैं आपको आज भी बताता कि जो है हिंदी नाट्य परंपरा के 3 तत्व माने गए हैं, जबकि पश्चिमी नाट्य परंपरा की दृष्टि से जो है 7 तत्व माने गए हैं। और यहाँ पर आपको भी ध्यान रखना है कि बहुत जगह आप सर्च करोगे ना गूगल पर तो आपको बताया जाएगा कि जो पश्चिम नाट्य परंपरा है उसके 6 तत्व हैं, लेकिन हम लोगों ने जब डिटेल्स में पढ़ा तो पता चला कि जो पश्चिमी नाट्य परंपरा है उसके 7 तत्व माने जाते हैं। समझ रहे हो ना, 7 तत्व। जब हम लोग हिंदी कहानी पढ़ेंगे तो वहां पर आपको 6 तत्व पढ़ने होंगे, उपन्यास में भी 6 तत्व पढ़ने होंगे, लेकिन नाटक में 1 तत्व बढ़ जाता है। इस प्रकार से जो है पश्चिमी नाट्य परंपरा की दृष्टि से ही 7 तत्व माने गए हैं। कौन कौन है, जैसे कि पहला होता है उद्देश्य, उद्देश्य के बाद है दूसरा कथानक या कथा वस्तु, और फिर तीसरा है पात्र या चरित्र, चौथा है भाषा शैली, पांचवा है कथोकथन या संवाद, छठा है देश काल वातावरण। यहाँ पर देश काल हो गया, ठीक है, देश काल दे देना कम का। देश काल वातावरण के बाद है सातवां रंग संकेत। तो इस प्रकार से 7 तत्व माने गए हैं। अब हम लोग जो है इन सभी को बारी बारी से समझते हैं, लेकिन आपको यहाँ पर एक बात और ध्यान रखनी है कि इस प्रकार से पश्चात काव्य शास्त्र में नाटक के कितने तत्व माने गए हैं, 7 तत्व माने गए। और 7 तत्व जो माने गए हैं पश्चात की दृष्टि से, उसी प्रकार से जो 7 तत्व हैं, पश्चात के 7 तत्व हैं, उसी को भी जो है हिंदी नाट्य के प्रमुख तत्व के रूप में ग्रहण कर लिया गया है। यहाँ पर आपको एक बात और समझनी है कि जो हिंदी नाट्य परंपरा है उनके 7 तत्व माने गए हैं। किस दृष्टि से माना गया, तो पश्चात की दृष्टि से माना गया, यानी पश्चिम में जो है नाटक के 7 तत्व माने गए हैं। उसी प्रकार से भारतीय नाट्य परंपरा में ही उनके 7 तत्वों की स्वीकृति मिल गई है। यही कारण है कि हिंदी नाट्य परंपरा को भी जो है 7 तत्वों के रूप में आप पढ़ सकते हो। अब हम लोग जो है इनके सभी तत्वों के बारे में जानते हैं कि इनकी क्या विशेषताएं हैं। दोस्तों थोड़ा सा वीडियो लंबा हो सकता है तो आप लोग थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखना, क्योंकि मैं जो है कोई भी टॉपिक अगर समझाता हूँ तो डिटेल्स में समझाता हूँ ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना रहे। ऐसे में जो स्टूडेंट पेशेंस रखेगा उसको 100% मैं समझा दूंगा। फिर है हिंदी नाट्य परंपरा की विशेषताएं, यानी हिंदी नाट्य परंपरा की क्या विशेषताएं हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हिंदी नाट्य परंपरा की दृष्टि से 7 प्रमुख तत्व मान लिए गए हैं, और ये जो 7 प्रमुख तत्व हैं ये पश्चिम से लिया गया है भारतीय हिंदी नाट्य परंपरा में। पहला जो है वो है उद्देश्य। उद्देश्य का मतलब क्या होता है, देखो दोस्तों, जब भी कोई नाटक को लिखा जाएगा तो लेखक का कोई ना कोई उद्देश्य होता है। जब भी नाटक लिखा जाएगा उसके पीछे उद्देश्य होना बहुत जरूरी है। जब भी लेखक नाटक को लिखता है उससे पहले वो अपना एक उद्देश्य बनाता है। जैसे कि जब भारत एक स्वतंत्र राष्ट्र नहीं बना था उस समय जो भारतेंदु जयशंकर प्रसाद जैसे नाटककारों द्वारा नाटक लिखा जा रहा था उसका मूल उद्देश्य क्या था, भारत में राष्ट्रीय चेतना को फैलाना। इस प्रकार से नाटक का उद्देश्य होता है दर्शकों को मनोरंजन करना, शिक्षित करना या किसी विशेष संदेश तक उन तक पहुंचाना। यानी कि नाटक का उद्देश्य क्या होता है, नाटक का उद्देश्य पहली होती है लोगों को मनोरंजन करवाना, दूसरा होता है लोगों को जो है इस नाटक के माध्यम से ही शिक्षा देना, तीसरा जो होता है वो होता है समाज के हित में जो है ऐसे नाटक को खेला जाए मंचों पर ताकि समाज में एक अच्छा संदेश पहुंचे। नाटककार अपने पात्रों और घटनाओं के माध्यम से जीवन की समस्याओं और उनके समाधान को भी प्रस्तुत करता है। नाटककार जो होता है वो पात्रों और घटनाओं के माध्यम से, पात्र का मतलब होता है चरित्र, चरित्र का मतलब होता है कैरेक्टर। जैसे कि आप मूवी देखते हो ना तो वहां पर जो नायक होता है, नायिका होती है, उसको कैरेक्टर कहा जाता है, उसको पात्र कहा जाता है। इस प्रकार से जब मंच पर नाटक खेला जाएगा तो वहां पर किसी चरित्र के द्वारा खेला जाएगा, यानी किसी व्यक्ति के द्वारा खेला जाएगा, नायक के द्वारा, तो वही नायक को पात्र कहा जाता है।
इस प्रकार से नाटककार जो है किसी पात्र के द्वारा घटनाओं को बताया जाता है और समस्याओं का जो है समाधान का तरीका भी बताया जाता है, ताकि जो है समाज में जो समस्या है उनका समाधान कैसे हो सकता है। जितना महान उद्देश्य होगा उतना ही श्रेष्ठ जो है रचना होगी। लेखक को अपने उद्देश्य को उदात्त और संवेदनशील तरीके से प्रस्तुत करना चाहिए ताकि वह उपदेशक ना लगे। यहाँ पर आपको एक महत्वपूर्ण बात यह समझनी है कि जितना महान उद्देश्य लेखक का होगा उतना महान रचना लिखी जाएगी, ठीक है ना। लेखक का जो है अपने उद्देश्य के प्रति उदात्त और संवेदनशील होना चाहिए। ऐसा क्यों होना चाहिए? ताकि लगे ना कि जो है ये लेखक हमें इस नाटक के द्वारा अपना उपदेश देना चाह रहा है। और आपको पता ही है कि कोई व्यक्ति जो है किसी का उपदेश लेना ही नहीं चाहता है। जैसे कि आपको कहा जाए कि सुबह 5 बजे उठना चाहिए, तो आप कहोगे यार मेरी मर्जी, जब मैं उठना चाहूँ मैं उठ जाऊंगा, उससे क्या दिक्कत है। आप उपदेश लेना नहीं चाहोगे। लेकिन जब जो है लेखक किसी भी नाटक को लिखेगा और जो है वो अपना उपदेश देना चाहेगा, तो ऐसे में जो है पाठक उसका उपदेश नहीं लेगा। इसीलिए नाटककार यह ध्यान रखता है कि कोई भी नाटक लिखते वक्त ऐसा ना लगे कि जो है हमें उपदेश दिया जा रहा है। तो आप इस बात को जरूर समझना। दूसरा है कथानक या कथा वस्तु। कथानक या कथा वस्तु क्या होता है? जैसे कि मैंने आपको बताया भी, कथानक का मतलब होता है कोई भी कहानी। कथानक नाटक की मुख्य कहानी होती है जो शुरुआत, मध्य और अंत से मिलकर बनती है। यानी जब भी कोई भी नाटक खेला जाएगा उसका शुरुआती दौर होगा। शुरुआती दौर में परिचय बताया जाएगा कि इस नाटक का परिचय क्या है, बीच में बताया जाएगा कि क्या संघर्ष होने वाला है, और अंत में बताया जाएगा कि किस प्रकार से इस कहानी का क्या परिणाम होता है। शुरुआत में पात्रों और प्रारंभिक परिस्थितियों का परिचय दिया जाता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि शुरुआत दौर में जो है जो पात्र होता है, जो उसमें परिस्थितियां होती है, उनको जो है बताया जाता है। दर्शकों को कहानी का परिचय दिया जाता है। पात्र, मैंने आपको बताया कि पात्र का मतलब होता है चरित्र, यानी कोई भी कैरेक्टर। और मध्य भाग में जो है घटनाओं और संघर्षों को दिखाया जाता है। और जो मध्य भाग में होता है उसमें जो है क्या संघर्ष है, क्या घटनाएं हैं इस नाटक में, उन घटनाओं को दिखाया जाता है। और अंत में जो है सभी घटनाओं या समस्याओं का समाधान बताया जाता है। और एक अच्छे नाटककार उसे माना जाता है जो समस्या के साथ साथ उनका समाधान बताए। अगर उन्होंने समस्या बता दिया लेकिन उसका समाधान नहीं बताया तो वो एक बेहतर नाटककार नहीं है। इसीलिए एक बेहतर नाटककार उसे माना जाता है जो समस्याओं के साथ साथ उनका समाधान भी बताए, जिसे मंच पर अभिनय के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है। इस प्रकार से जो घटनाएं होती है, जो समस्याएं होती है, कैसे समाधान किया जाता है या इन समस्याओं से कैसे लड़ा जा सकता है, ये जो है अभिनय के माध्यम से मंच पर दिखाया जाता है। बेहतर कथानक के कारण ही दर्शक नाटक के साथ भावनात्मक रूप से जुड़ते हैं और उनकी रुचि उसमें बनी रहती है। यानी कि जब कोई कथानक बेहतर होता है, जब कोई भी कहानी बेहतर होता है, तो उससे जो है नाटक में जान डाल देती है। और यही कारण है कि नाटक के साथ जो है दर्शक, ऑडियंस भावनात्मक रूप से जुड़ पाते हैं, इमोशनली उससे अटैच कर पाते हैं खुद को, और फिर उनमें रुचि बना पाते हैं। अगर एक बेहतर कहानी नहीं होगी तो नाटक में दर्शक नहीं जुड़ पाएंगे। तीसरा है पात्र या चरित्र, यानी कैरेक्टर के बारे में यहाँ पर क्या कहा गया है। नाटक के पात्र या चरित्र वे होते हैं जो कहानी को आगे बढ़ाते हैं। आप देखते होंगे कि जब भी आप कोई मूवी देखोगे तो वहां पर जो कैरेक्टर होगा या नायक या नायिका होगी, वही तो जो है कहानी को आगे बढ़ाएगी। अगर नायक और नायिका ही नहीं रहेगा तो ऐसे में कहानी आगे बढ़ेगी ही नहीं। इस प्रकार से यहाँ पर जो पात्र या चरित्र होता है, यानी कैरेक्टर जो होता है, वही नाटक को आगे बढ़ाता है। ये पात्र अपने संवाद और क्रियाओं के माध्यम से नाटक के विभिन्न भावों और विचारों को दर्शकों तक पहुंचाते हैं। जो नायक या नायिका होती है वो बातचीत करके, कुछ क्रियाएं करके अपने माध्यम से जो है नाटक में जो भाव है उनको जो है दर्शकों तक पहुंचाया जाता है। अगर नायक और नायिका के बीच ऐसा मोमेंट आ गया जो इमोशनली दिखाना है तो वो इमोशनल होकर दिखाते हैं। और जब बहुत ज्यादा वो इमोशनल हो जाते हैं, भावुक हो जाते हैं, तो दर्शकों पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। बहुत सारे दर्शक का जो है आंख से पूरा आंसू टपकने लगता है, समझ रहे हो ना, इतना ज्यादा उससे इफेक्ट हो जाता है। पात्र या चरित्र के माध्यम से कहानी को जीवंत बनाती है और दर्शक भावनात्मक रूप से जुड़ते हैं। इस प्रकार से जो पात्र या चरित्र होता है, जो कैरेक्टर होता है, जिससे आप जो एक नायक के रूप में समझ सकते हो, ये कहानी जो है किसी भी नाटक में अपना जान डाल देती है और दर्शकों को जो है भावनात्मक रूप से जोड़ पाती है। फिर है भाषा शैली। भाषा शैली का मतलब क्या होता है? तो जब भी कोई नाटक खेला जाएगा तो उसका अपना एक भाषा होगा। अगर मान लो नाटक कोई गली मोहल्ले में खेला जाए, गांव में खेला जाए, तो वहां का अपनी भाषा होगा और उसी भाषा में जो है मंच पर नाटक खेला जाएगा।
इस प्रकार से भाषा का बहुत ही अनिवार्य है, क्योंकि जहाँ पर जो भाषा बोली जाती है अगर उसी भाषा में नाटक खेला जाएगा तो उससे ज्यादा ऑडियंस जुड़ेगा। नाटक में भाषा सरल, स्पष्ट और जीवंत होनी चाहिए ताकि दर्शक और श्रोता उसे आसानी से समझ सके और उसका आनंद ले सके। यानी कि मान लो जहाँ पर नाटक खेला जा रहा है वहाँ का अगर भाषा होगा तो दर्शक ज्यादा जुड़ेगा। अगर मान लो कोई ऐसा स्थान पर जो है नाटक खेला जा रहा है और अलग भाषा में खेला जा रहा है और दर्शक जो है उस भाषा को जानता ही नहीं है, तो फिर उस नाटक से जुड़ ही नहीं पाएगा दर्शक। इसीलिए कहा जाता है कि एक सरल भाषा होनी चाहिए ताकि जो है नाटक के साथ दर्शक जुड़ सके, श्रोता जुड़ सके, ऑडियंस जुड़ सके और जो है नाटक का आनंद ले सके। एक आसान भाषा ही किसी भी नाटक को आकर्षित और प्रभावशाली बनाते हैं, जिससे दर्शक भी जुड़ पाते हैं। इस प्रकार से जितना आसान भाषा होता है उतनी ज्यादा ऑडियंस जो है जुड़ पाती है, जितना कठिन भाषा होगा उतना कम ऑडियंस उससे जुड़ पाएगा। तो ये आपको बात ध्यान रखनी है। पांचवा है कथोपकथन या संवाद। कथोपकथन या संवाद क्या होता है? संवाद का मतलब होता है बातचीत करना। जब नायक और नायिका बातचीत करेगी तभी तो जो है कहानी आगे बढ़ेगी। कथोपकथन या संवाद नाटक का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। यह पात्रों के बीच बातचीत को दर्शाता है और कहानी को आगे बढ़ने में मदद करता है। इस प्रकार से जो पात्र होता है, जो चरित्र होता है, उसके द्वारा ही बातचीत करके कहानी को आगे बढ़ाया जाता है। संवाद को इस तरह से लिखा जाना चाहिए कि वह स्वाभाविक और वास्तविक लगे। यानी जो बातचीत कर रहा है नायक या नायिका, ऐसे तरीके से बात करनी चाहिए ताकि लोगों को लगे जो है ये वास्तविक है। मान लो नायक और नायिका जो है अच्छे से एक्टिंग ही नहीं कर पा रहा है, जिस प्रकार से संवाद करनी चाहिए, बातचीत करनी चाहिए, उस तरह से बातचीत कर ही नहीं पा रहा है, तो उससे ऑडियंस नहीं जुड़ पाएगा। यही कारण है कि जो एक्टर और एक्ट्रेस होती है वो जो है जब भी कोई नाटक करता है, जब भी कोई डायलॉग बोलता है, तो ऐसी स्थिति में पूरा ध्यान रखा जाता है कि अगर इमोशनल मोमेंट है तो कैसे यहाँ पर रिएक्ट किया जाए। इससे दर्शक पात्रों के साथ जुड़ाव महसूस करते हैं और नाटक का आनंद लेते हैं। इतना ही नहीं, संवादों में जो है भावनाओं और विचारों को स्पष्ट रूप से व्यक्त करना चाहिए ताकि दर्शक जो है आसानी से समझ सके और इस नाटक से प्रभावित हो सके। यानी कि जो संवाद शैली है वो बेहतर होनी चाहिए ताकि जो है दर्शक इससे जुड़ सके। और जब भी कोई भी नाटक में जब बातचीत की जाती है तो जो भावनाएं होती है, जो विचार होता है, वो ऑडियंस तक पहुंचाना होता है। ऐसे में भावनाओं और विचारों को अगर सही ढंग से नायक या नायिका के द्वारा ऑडियंस तक नहीं पहुंचाया जाता है तो वह जो है एक बेहतर नाटक नहीं माना जाता है। इस प्रकार से जो नायक या नायिका होती है उसके द्वारा कोई भी डायलॉग बोला जाता है, अगर इमोशनल है तो इस प्रकार से बोला जाए कि लगे वास्तविक है, तो इससे जो है ऑडियंस जुड़ पाती है और इस प्रकार से ऑडियंस को भी प्रभावित करता है। छठा जो है वो है देश काल वातावरण। देश काल वातावरण नाटक के समय, स्थान और माहौल को दर्शाता है। देश काल वातावरण का मतलब क्या होता है? वातावरण आप सभी को पता ही होगा। जब भी आप मूवी देखने जाते हो कहते हो आज माहौल ही बना दिया इस मूवी ने। इस प्रकार से देश काल वातावरण का मतलब होता है जिस समय का नाटक है उस समय का जो है वेशभूषा दिखाया जाए, उस स्थान को दिखाया जाए। मान लो जो है कोई ऐसी नाटक है जो आज से 200 साल पहले की है, तो उस समय जो भाषा था, उस समय जो कपड़े थे यानी वस्त्र थे, उस प्रकार से आभूषण को पहना जाएगा नायक या नायिका के द्वारा ताकि जो है जो दर्शक है उनसे जुड़ सके। इसका मतलब आप समझ चुके होंगे कि जब भी कोई नाटक खेला जाएगा या जब भी कोई मूवी आप देखते होंगे तो उसमें जो भी सीन होता है, अगर मान लो 200 साल पहले की दिखानी होती है तो उस समय के सीन को दिखाया जाता है, उस स्थान को दिखाया जाता है, उस समय के वेशभूषा को दिखाया जाता है। वही यहाँ पर कहा गया है कि जिस समय का नाटक है उस समय के जो है वेशभूषा को दिखाया जाए, उस स्थान को दिखाया जाए ताकि जो कहानी है वो जीवंत बन सके और इससे ऑडियंस जुड़ सके। यह कहानी को एक विशेष समय और स्थान में स्थापित करता है जिससे दर्शक उस समय और स्थान की वास्तविकता को महसूस कर सके। इसका मतलब यह है कि जब भी कोई नाटक खेला जाएगा मंच में तो वहां पर इस प्रकार से सजाया जाएगा। मान लो अगर राम के जीवन कथा के बारे में बताना है तो जब मंच पर खेला जाएगा तो राम जी के जो वस्त्र थे उस वस्त्र को यहाँ पहना जाएगा, उस दृश्य को दिखाने का प्रयास किया जाएगा ताकि उस नाटक के साथ जो है दर्शक जुड़ सके। समझ रहे हो ना? यह नाटक की पृष्ठभूमि तैयार करता है और पात्रों के कार्यों को प्रभावशाली बनाता है। इस प्रकार से जिस स्थान का नाटक है, जिस समय का नाटक है, उसी प्रकार से नाटक खेला जाता है तो इससे ज्यादा ऑडियंस जुड़ती है और उनको लगता है कि ये नाटक जो है वो वास्तविक है। सातवां और अंतिम है रंग संकेत। रंग संकेत को जो है रंगमंच भी कहा जाता है। तो रंग संकेत का मतलब क्या होता है? रंग संकेत का मतलब होता है कि जब कभी नाटक खेला जाएगा स्टेज पर यानी मंच पर,
तो उसके लिए जो है कुछ व्यवस्थाएं की जाएगी। ध्वनि व्यवस्था की जाएगी, यानी माइक का व्यवस्था किया जाएगा। इसके अलावा वहाँ पर जो लाइटें की व्यवस्था की जाएगी। इसके अलावा बहुत सारे फूल यानी फ्लावर का प्रयोग किया जाएगा ताकि जो है स्टेज को बेहतर ढंग से सजाया जा सके। रंग संकेत नाटक में महत्वपूर्ण होते हैं। इसमें मंच पर प्रकाश, ध्वनि और सजावट शामिल है जो नाटक के मूड और वातावरण को स्थापित करते हैं। इस प्रकार से जब भी कोई नाटक मंच पर खेला जाएगा तो ध्यान रखा जाएगा कि जो प्रकाश है उसको कैसे लगाया जाए ताकि जो है इससे ऑडियंस जो है बोर ना हो, इससे ऑडियंस जुड़े। यानी कि इस प्रकार से लाइट लगा दिया गया है कि जो नायक या नायिका है वो दिख ही नहीं पा रहा है, तो उससे ऑडियंस कैसे जुड़ेगा, भाग जाएगा पहले ही। इसीलिए प्रकाश की जो है बेहतर व्यवस्था की जाती है। ध्वनि यानी मान लो अगर ऑडियंस वहां पर बैठा हुआ है और ध्वनि सुनाई नहीं पड़ रही, यानी आवाजें सुनाई ही नहीं पड़ रही कि नायक और नायिका क्या बोल रहा है ना, तो ऐसे में ऑडियंस उससे जुड़ने से पहले ही भाग जाएगा। यही कारण है कि ध्वनि के लिए जो है माइक की व्यवस्था की जाती है और सजावटें भी की जाती है जिससे जो नाटक होता है उनको जीवंत बनाती है और इससे जो है ऑडियंस ज्यादा से ज्यादा जुड़ पाते हैं। उदाहरण के लिए अगर रात का कोई जो है दृश्य दिखाना हो तो जो है अंधेरा दिखाया जाता है, डार्क लाइट उस समय स्टार्ट कर दिया जाता है ताकि अंधेरा दिखे। अगर मान लो चांदनी का प्रकाश दिखाना है तो वहां पर चांदनी की व्यवस्था की जाती है। और अगर कोई डरावना सीन दिखाना हो, डरावना जो है मूवमेंट दिखाना हो, तो ऐसे स्थिति में अंधेरा कर दिया जाता है और गहरी आवाजें का भी उपयोग किया जाता है। अब मूवी में देखते होंगे कि जब भी डरावना सीन होता है तो अचानक से जो है बादल कड़कती है, बारिशें आती है और जो खिड़की होती है या डोर होता है तो ऐसे में जो है धीरे धीरे से सरकती है और ऐसी आवाजें निकलती है जिससे आप देखकर डर जाते हो। तो इस प्रकार से अलग अलग प्रकार की आवाजों का प्रयोग किया जाता है। ये संकेत दर्शकों को सही माहौल में ले जाते हैं और कहानी को प्रभावशाली बनाते हैं। इस प्रकार से ये जितने भी रंग सज्जा है, मंच सज्जा है, इससे जो है दर्शक ज्यादा जुड़ते हैं। अगर मान लो जितना बेहतर सजाया जाएगा स्टेज को, मंच को, उतना ज्यादा ऑडियंस उससे रिलेट कर पाएंगे और इस प्रकार से ये सभी मिलकर जो है नाटक को बेहतर नाटक बनाती है जिससे ऑडियंस से जुड़ पाते हैं, उससे आनंदित हो पाते हैं। और अंत में आपको निष्कर्ष लिख देना है कि उपयुक्त तथ्यों के आधार पर हम यह कह सकते हैं कि नाटक के 7 तत्व होते हैं जो नाटक को प्रभावशाली और दर्शकों के लिए आकर्षक बनाते हैं। नाटककार इन तत्वों के माध्यम से जो है समाज की समस्याओं को प्रस्तुत करते हैं और उनके समाधान भी बताते हैं जिससे दर्शक भावनात्मक रूप से जुड़ पाते हैं। उपयुक्त तथ्यों का मतलब है कि ऊपर में हमने जो 7 तत्व बताए हैं उसके आधार पर हम यह कह सकते हैं कि नाटक के जो 7 तत्व होते हैं वही 7 तत्व जो है नाटक को प्रभावशाली बनाता है ताकि जो है दर्शक उनसे जुड़ पाते हैं। जो नाटककार होता है इन्हीं 7 तत्वों के माध्यम से जो है नाटक प्रस्तुत करता है मंचों पर और इससे जो है समाज में जो समस्याएं हैं, जो घटनाएं हैं उसको दिखाया जाता है। साथ ही साथ जो है समस्या का क्या समाधान हो सकता है इसके बारे में भी बताते हैं। इस प्रकार से जो ऑडियंस होता है इस नाटक के साथ भावनात्मक रूप से जुड़ पाते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर समाप्त होता है। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। आपने अगर पेशेंस के साथ इस वीडियो को पूरा देखा होगा तो मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप 100% समझ चुके होंगे। हिंदी मेजर पेपर 7 में हमने आपको कुछ VVI क्वेश्चन बताया था और ये भी कहा था कि ये जो 6 प्रश्न है एग्जाम में आने की पूरी संभावना है, 100% आपको कहा था कि आ सकता है। ऐसे में जो है कौन कौन सा क्वेश्चन था पहला हमने आपको बता ही दिया है, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट दिया हुआ है वहां पर जाके देख सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन भी हो चुका है, अथवा में जो है ये भी हो चुका है और आज हमने आपको तीसरा क्वेश्चन करवा दिया है, हिंदी नाटक के तत्व और इनके विशेषताएं। और हमने आपको कहा भी था ये जो 3 प्रश्न है बहुत इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में पूछे जाने की पूरी संभावना है, उनमें से हमने आपको ये करवा दिया आज। और इस प्रकार से अब रह गया आपका 4, 5, 6 जो बहुत जल्द वीडियो आने वाला है इसी चैनल पर। तो आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें ताकि जब भी वीडियो मैं अपलोड करूं सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। केवल जो है आपको इसी सेमेस्टर में नहीं पढ़ाया जाएगा दोस्तों, अगले सेमेस्टर में भी जो है आपको सारा वीडियो दिया जाएगा हिंदी का इसी चैनल पर। तो आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हो। और नेक्स्ट वीडियो आने वाला है कहानी के तत्व और इनके विशेषताएं। तो इस प्रकार से यहाँ पर समाप्त होता है। आप लोगों से बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।